बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो। आजकल जो सियासी मंजरनामा उसके मुताबिक तो ऐसा ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के चक्कर लगा रही है, अपने माथे पे लगे हुए जो निशानात है उसको साफ करवाने की कोशिश करी है, चाहे लोअर कोर्ट्स हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन यह भी हकीकत है कि जो इलेक्शन करीब आ रहा है ना, सियासी जमातों के दरमियान टेंशन बढ़ती जा रही है और बिल्कुल रवायत दोहराई जा रही है। इस बार भी इलेक्शन से पहले एक अदद जो पार्टी है वो जेर एताब है। मेरे इलेक्शन से पहले से मुराद आप 2013 ले लें, आप 2017 ले लें और उसके बाद का सारा मामला देखते रहें, और बाकियों के लिए ना बिल्कुल मैदान साफ है। मगर हैरानगी इस बात पे है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो 1-1.5 महीने पहले तक कहता था कि मेरा वजीर आजम है, मुझे ऐसा लगता है शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है, उनके लोग और वो MQM जो कहते थे हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन पीपल्स पार्टी से कुछ इख्तलाफ जरूर है। आज वही पीपल्स पार्टी और MQM अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, और अवाम क्या करे बेचारी, बिल दे नहीं पा रही। तो चलो कुछ सवाल ही पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये भाई ये बता दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड है किस बला का नाम। आखिर सियासी जमातें पाकिस्तान में क्या चाहती क्या है और अवाम को क्या डिलीवर करना चाहती हैं? क्या पीपल्स पार्टी और MQM अपने लिए बराबरी के मौके तो नहीं मांग रहे, या वही लफ्ज एक आता ना सहूलतकारी, तुम तो एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरें कोई और हिला रहा है, क्या यही वाला मामला है? कोई अंधाधुंध सपोर्ट मांग रही है पीपल्स पार्टी MQM? हाँ, उधर मियाँ साहब जो हैं वाहिद एक पार्टी है जो बिल्कुल भी अब नहीं कह रहे कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दो। हाँ, वो 4 अफराद का नाम लेके बैठे हुए हैं, जिसपे जनरल टाइड बाजवा, जनरल फैज़, 2-3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के साबिक। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने इनका एहतसाब का नारा लेके आना है और प्लीज़, और मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये नारा भी किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर उन्होंने चूज़ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को कौमी मुजरिम समझता हूँ, और जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो चौथी बार वज़ीर आज़म भी बनूंगा, और सबसे पहले जिसका एहतसाब करूँगा वो जनरल बाजवा साहब को। नवाज शरीफ साहब के इस मुतालबे के बाद थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे भी है, और डेफिनेटली वो अवाम जो करंट अफेयर्स को, रोज़ की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करती है, तो उनके जहनों में ये सवाल ज़रूर है कि कमर जावेद बाजवा गलत थे, और अगर वो कौमी मुजरिम कंसीडर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए लंदन से 10 साहब पैगाम क्यों आया था? और ये हुक्म आया था कि बगैर किसी, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, बगैर किसी चू चरा के वोट आपने डालना है कमर जावेद बाजवा साहब को। अब सवाल उठ रहे हैं कि पहले भाई ये बताएं, एक तो आप इस बंदे को कौमी मुजरिम कह रहे हैं, उसके बाद उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी दे रहे हैं, वोट डालने पर नवाज शरीफ कम से कम शर्मिंदा तो हो जाएं, कौम से थोड़ी बहुत माफ़ी मांग रहे हैं, या इसका ऐलान भी मेरा जहाँ तक ऐसा लगता है, और इस डिक्लेरेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि महज सियासी स्टंट है, वह एहतसाब नहीं कर पाएंगे। और मियाँ साहब का जो नारा एहतसाब है, चंद घंटों बाद राना सनाउल्लाह साहब ने उसकी तशरीह की है, और ऐसी ज़बरदस्त तशरीह की है कि मुझे मियाँ साहब के नारे के बाद किसी चीज़ पे अब यकीन भी नहीं रहा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर एहतसाब ज़रूर करेंगे लेकिन पहले मईशत ठीक करेंगे। मईशत ठीक हो जाएगी, बड़ी बात है। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे ये ऐसा ही है जैसे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस सारे सिनेरियो में राधा कौन है और तेल कौन सप्लाई करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेहमानों से आपका तारुफ कराऊँ, नज़ीर लगारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सीनियर तजियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, PJ मीर साहब सीनियर तजियाकार, वो भी मेरे साथ मौजूद है। माजिद निज़ामी तजियाकार, वो भी मेरे साथ मौजूद है। हम सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पूरे पाकिस्तान की सियासत पर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, स्पेशली सिंध की सियासत में मेरा ख्याल है कि आप हरफ आखिर तस्वुर किए जाते हैं। आप ही क्लियर कर दें बिलावल साहब, किसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं और किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? तो 4 दिन में 4 मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे चुके हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, थोड़ा आप अहाता कर देंगे प्लीज। कौन किस तरह से जाएगा अवाम के पास और क्या अपना पैगाम लेकर जाएंगे, उनके पास मंशूर क्या होगा, उनके पास प्रोग्राम क्या होगा, और अवाम को क्या बताने लिए जाएंगे कि जनाब हम ये डिलीवर किया हमने और हम ये डिलीवर करेंगे, कौन सी चीज़ है जिनके पास लेकर बिलावल साहब को ये लिविंग प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि जनाब PMLN से ताल्लुक रखने वाले या उनके करीबी ब्यूरोक्रेट जो है उनको काबीना में शामिल किया गया है। हाशिमा वजीर बन गए हैं, फवाद वजीर बन गए हैं, और ये वो लोग हैं कि जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं। डॉक्टर तौकीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं, डॉक्टर तौकीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं, उनसे बड़ा ओहदा कौन सा है नून लीग का इसके अंदर इस वक्त? ये जो है डॉक्टर तौकीर जो एक अरसे तक जनाब मियां शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब ऐसी सूरत में इक़्तिदार तो है, अब सिर्फ हवालगी का ऐलान होना बाकी है कि अब इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन के बाद जो भी सूरत होगी, इस तरह से ये पीपल्स
ट्रांसफर हो सकता है और इसको एक अहमियत मिलती है इस वाक़या प्राइम मिनिस्टर के साथ कि जनाब अब तो यही इख्तियार होगा और यही इख्तियार होगा। लेकिन इससे मुल्क भूलेगा नहीं। मुल्क संभालने के लिए जिस तरह से नारा लेकर आ रहे हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, उन्हें अंदाजा नहीं है। एक तो ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने जो भी किया उसके हम भी उसके हक में नहीं है। उन्होंने जिस तरह से एक बंदे को इख्तियार में लाने के लिए तमाम उसूल पामाल किए, सब कुछ गड़बड़ किया, इलेक्शन का जुल्लू किया और 2018 के इलेक्शन को हम कहते हैं अफसोस आज तरीन इलेक्शन से पाकिस्तान की तारीख के फिर जिस तरह से जहाज चलाया गया, जिस तरह से इख्तियार में लाने के लिए तमाम चीजें की वो सब गलत था। हम भी कहते हैं गलत था और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कार्रवाइयां होती रही वो भी गलत था। ये सारा कुछ मानने के बाद अब हम आगे आते हैं कि जनाब अब आप तमाम चीजों के बाद ही आपने जो है उन्हें एक्सटेंशन दी। आपने मैसेज भेजा उस वक्त इत्तेफाक है कि मैं लंदन में था, लंदन से जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने मैसेज भेजा था ख्वाजा आसिफ साहब को कि जनाब आपने सब में इन ब्लॉक जाकर इस तरमीम के हक में वोट देना है कि जिसके तहत जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी। अभी तो एक साल की और भी एक्सटेंशन की वो तवक्को कर रहे थे और ये देने के बारे में सोच रहे थे कि सूरत हाल ही बदल गई, वरना ये कुछ भी कर सकते थे और इसने एक्सटेंशन दिया था। अब एक्सटेंशन देने के बाद फिर कौन सी चीज? अच्छा लगारी साहब, क्या वो जो कमर जावेद बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी थी, क्या वो उसी का इनाम तो नहीं है कि इस वक्त आज की तारीख में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून किसी किस्म का कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही? ये उसका इनाम तो मेरा ख्याल है फिर तगड़ा होगा। मैं समझता हूँ कि वो गलत फैसला था, एक्सटेंशन देने का फैसला गलत था। एक्सटेंशन के लिए कानून साजी गलत थी, वो नहीं की जानी चाहिए थी। न तो पीपल्स पार्टी को जाना चाहिए था और न ही मियां नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था। मुल्क और आगे खतरनाक हालात से दो चार होगा अगर इस तरह की जो है वो एक्सटेंशन दी जाती रही या होता है। तमाम जो मुद्दतें वो पूरी होनी चाहिए। अब इनका मतलब ये है कि ये समझ रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आ ही गए हैं और हमारा बस रस्मी ऐलान होना बाकी है। वो कह रहे हैं मैं दावा करता हूं इस बात का, आप मुझसे लिख के ले लें कि अगली हुकूमत मेरी है। ये नवाज शरीफ साहब ने परसों खुद कहा है, मुझसे लिख के ले लें। और वो खुद वज़ीर आज़म बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और वो मैं फिर एक और बात आपसे अभी से कह रहा हूँ कि पहला टारगेट जो है वो शायद कमर जावेद बाजवा नहीं होंगे, पहला टारगेट जनरल फैज हफीज नहीं होंगे। ये तो कोई हाथ नहीं लगाने देगा, इनकी तरफ कुछ देखने भी नहीं देगा। पहला टारगेट इमरान खान भी नहीं होंगे। ठीक है जनाब मियां नवाज शरीफ, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी याद सुन गए, नवाज शरीफ का पहला टारगेट आज से बड़ी जरदारी होगी। आप देखिएगा जिस दिन वो आएंगे उस दिन जरदारी। सर आपके दावे की मैं तस्दीक करता हूं, मैं तो मानने के तैयार ही नहीं हूं कि कमर जावेद बाजवा जनरल फैज साहब का यह एहतसाब कर सकते हैं। खैर मैं पीजे मीर साहब मुझे बताएं, पाकिस्तान में कौन ऐसा इदारा है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मियां नवाज शरीफ साहब को लिख कर दे रही है कि मियां साहब अगली हुकूमत आपकी है? किसके पास ऐसी ताकत है अवाम के अलावा? देखिए ये एक पॉलिटिकल एक रेटरिक होता है, ये एक पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, कॉन्फिडेंस देते हैं। क्योंकि जो PMLN का जो कॉन्फिडेंस आपके लो जो एक प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है नवाज शरीफ की एब्सेंस में। अब ये वापस आएंगे, पार्टी को एक बूस्ट मिलेगी और उस बूस्ट के अंदर उन्होंने ये भी कहा यह मेरी हुकूमत है। आपने बाकियों का भी सुना, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो लोग बड़े परेशान बैठे थे। वो सैफुल मलूक होकर उन्होंने भी कहा जी 15 को आ रहे हैं, उनको भी झाड़ पाड़ की भाई तुम ऐसी बयानात मत दो। अब ये जब सारे गए हैं, नवाज, शहबाज एंड एवरीबडी एल्स, जाके इनका एक CEC का डिसीजन हुआ है और उसके तहत अब उन्होंने जो डेट दी 21 को वो आ रही, तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ तो बूस्टर करना है ना कि भाई मैं जीतूंगा। अगर वो इतना बड़ा दावा जिसमें लिख के दे रहे हैं, मीर साहब कथा कलामी माफ, मैं सवाल को जरा और एक्सटेंड कर देता हूँ। इतना बड़ा दावा कि मैं लिख के देता हूँ, चले ठीक है, कारकुनों को जरा थोड़ा बूस्ट अप करना हो, किसी खास नारे के साथ होगा ना, कुछ खास कारकर्दगी से होगा ना। पिछली हुकूमत, इमीडिएट पिछली हुकूमत तो वो इनके भाई की थी, तो अवाम को आपको पता है इस वक्त 2 रोटियों का नारा चाहिए, अवाम को इस वक्त बिजली के बिलों का नारा चाहिए। जो आपने भी बात की है उसमें तो डायरेक्ट एक एस्पर्शन पड़ती है, परसेप्शन बनता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो PMLN को सपोर्ट करेगी।
वहां तो क्लियर आप ये जो सवालात आ रहे हैं आप भी कर रहे हैं, मियाँ साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंस है खुद का है, तो परसेप्शन तो यही बनेगा। फिर वहां से आपको एक चीख निकलेगी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। लेवल प्लेइंग फील्ड मींस कि आप हर चीज को रोल डाउन करो, बुलडोज करो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराओ। दैट इज व्हाट द अदर साइड विल से, जो कि कह रहे हैं वो। सो बेसिकली यहाँ अब ये मैं तो समझता हूँ ISP स्टेटमेंट्स देता है, उनको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भाई या तो आप सपोर्ट कर रहे हैं या देखें फौज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फौज हैज नथिंग टू डू विद अच्छा इट। मीर साहब, आपको पब्लिक सुनती है, बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती है, मैं थोड़ा सपोर्ट कर लूँ। मुझे वो वक्त भी याद है 11 मई 2013 को भी मियाँ साहब ने ना रिजल्ट आने से पहले अनाउंस कर दिया था मुझे 2/3 मेजोरिटी दिलवाएं, जिसपे इमरान खान आखिर वक्त तक कहते रहे। मियाँ साहब को आखिरी वक्त में किसने बता दिया, और फिर ऐसा ही हुआ। तो मियाँ साहब की बात सिर्फ वो मोराल हाई करने के लिए नहीं है, उसमें सदाकत भी होती है, कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग भी होती है। हाँ तो फिर इमरान खान से कभी सवाल कर दीजिएगा कि 2 हफ्ते पहले 99 से जब मैं उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने गया था हीथ्रो पे, तो उनको किसने बताया था कि 2 हफ्ते के अंदर हुकूमत जा रही है नवाज शरीफ की। उन्होंने तो मेरा यूं पकड़ के तेरा दोस्त जा रहा है, मैंने कहा किधर से जा रहा है। 2 हफ्ते के बाद तो 12 अक्टूबर को आपकी हुकूमत चलेगी थी 99 परवेज मुशर्रफ साहब ने बता दिया होगा। No, I don't know. I will not take any. बट उनको भी पता था। अगर उनको पता था तो फिर अगर ये बात कर रहे हैं तो इनको भी किसी ने बता दिया होगा। लेकिन कौन? तो जब इस तरह की बात आती है, लेकिन वो बात पब्लिक नहीं गई थी। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो बात हुई थी लेकिन पब्लिक नहीं हुई है। ये बात दूसरी पब्लिक उन्होंने खुद कर दी कि भाई मैं तो जीतूंगा आके। जब मैं जीतूंगा तो फिर उनके जो ये आप कह लो जो आपके उनके जो पार्टनर्स थे, अलायंस पार्टनर्स, पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ऑब्वियसली अभी मार्जिनलाइज्ड है, तो वो तो शोर करेंगे। उसके बाद PDM वाले भी शोर करेंगे दूसरे कि भाई ये क्या हो गया। सो द क्वेश्चन अराइजेस, मेरी नजर के अंदर टिल टुडे मैं कहूंगा कि एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है। आई विल नॉट गो टू द एक्सटेंट कि हाँ बिल्कुल का हक है, हर पार्टी का हक है, हम जीतेंगे। जरदारी साहब ने भी कहा हम जीतेंगे, बिलावल भी कह रहे हैं जीतेंगे, वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमें इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। शहबाज शरीफ को आपने लिटरली लिया, मैं पेट फाड़ दूंगा रीगल सिनेमा के ऊपर, मैं ये करूंगा अली बाबा। यानी आपके कहने का मतलब है इनकी बातों पे यकीन ना करें, आपके कहने का ये मतलब है। चले मैं ये सलमान, ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, ये झूठ है ना सर, एक बूस्ट देने की बात होती है। अच्छा ठीक है सर, मैं मान लेता हूं। माजिद निजामी साहब आप बताइएगा, इतना तो मुझे क्लियर कर दिया पीजे मीर साहब ने कि ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, ये नारे ज़रूरी होते हैं बूस्ट अप के लिए, वर्कर्स के लिए। क्या ये नारा भी ज़रूरी है कि मैं आऊँगा तो कमर जावेद बाजवा का एहतसाब करूँगा, वो कौमी दुश्मन है, फिर जनरल फैज़ साहब का भी करूँगा? क्या आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो पाएगा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में, स्पेशली आर्मी चीफ जब अपनी साथ वाली सीट पर बिठाएं जनरल बाजवा साहब को, और उसके बाद जनरल बाजवा साहब का एहतसाब भी हो जाएगा? क्या ये सब हो पाएगा कि उसी तरह ही होगा जैसा मुशर्रफ के लिए भी इन्होंने कहा था? जी बहुत शुक्रिया, ये आपकी बात दुरुस्त है और इसके अंदर अभी काफी अगर मगर की सूरत हाल मौजूद है। और मैं यहाँ पे इस बात से भी इत्तेफाक करना चाहूंगा, मुझे नहीं की सूरत हाल नजर आती है, आपको अगर मगर की नजर आती है, मुझे नहीं की सूरत हाल नजर आती है। तो उसमें अहम बात यह है कि इलेक्शन से पहले इस तरह के दावे जरूर किए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि उन्होंने पिछले 1.5 साल में उनके पास परफॉर्मेंस का बयानिया नहीं है। जो पिछले 20-30 साल में 1985 से मुस्लिम लीग नून आज तक तरक्की और खुशहाली की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती आई है कि हमने ये मोटरवेज बनाए, हमने कारखाने लगाए। इस दफा बदकिस्मती मुस्लिम लीग नून की ये है कि उनके पास पिछले 1.5 साल की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बयानिए पे वो इलेक्शन में जाएं। तो इसलिए ये जब बयानिया तब्दील हो रहा है तो उसमें हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि जी जिन लोगों ने कत्ल से बड़ा जुर्म किया उनका एहतसाब होगा, अब मेरी हुकूमत आ रही है, हम बड़े कंफर्टेबल हैं। तो ये सारे नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि तरक्की और खुशहाली का जो बयानिया था वो मिसिंग है। ठीक, ये बयानिया बिक पाएगा आपको ऐसा लगता है मियां साहब का? क्योंकि मियां साहब बयानिया यहां दे रहे हैं तो राना सनाउल्लाह साहब एक तरदीद भी कर रहे हैं उसकी कि मैं बताऊं हाँ एहतसाब होगा लेकिन पहले मईशत ठीक होगी। तो आपको पता है ये क्या मियां साहब को इस बात का नहीं पता कि पहले मुझे मईशत ठीक करनी है? ये राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं उनको देख के मुझे बानी MQM की बयानात याद आते हैं कि जो रात को कुछ बयान देते थे और फिर सुबह राब्ता कमेटी उसकी तशरीह और तफहीम कर रही होती थी। तो ये मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ऐसे ही अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएगी
कि वो कुछ ना कुछ तमाम तरह के जो क्वार्टर्स हैं उनको खुश करने की कोशिश करेगी। कहीं पे मुफाहमत की बात होगी, कहीं पे मुजाहमत की बात होगी, कहीं पे इनकलाब की बात होगी और उसके बाद फिर कहीं पे तरक्की की बात होगी। तो वो मिक्स एंड मैच के साथ चलेंगे। अच्छा, और मैं आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं लगारी साहब के पास बढ़ूँ, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, इस ब्रेक से पहले आपसे आखिरी सवाल ये, आप समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा नारा बयानिया ये बिक भी पाएगा इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर? अवाम यही चाह रहे हैं कि 2 अदद जर्नैल और 3 अदद जो जजेस हैं उनका पहले तसाब हो जाए। रही बात बिजली के बिलों की, उसको खैर है। रही बात पेट्रोल की, उसकी खैर है। रही बात डॉलर की, उसकी खैर है। रही बात गंदम की, उसकी खैर है। आप समझते हैं कि ये ज़्यादा अथेंटिक बात है? अवाम पूरे पाकिस्तान में जिस दावे के साथ वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत होगी, मिल दे देंगे नहीं? जी, मेरा ख्याल है कि इस बयानिए के साथ चलना मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल होगा। मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। तो जब उनके पास परफॉर्मेंस की ऑप्शन नहीं है तो फिर इसी तरह के बयानात से वो गुजारा करेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की कीमतें और इस तरह की जो महंगाई के मसाइल हैं वो अवाम के सामने हैं और हुकूमत भी इन्हीं की थी। तो वो 3.5 साल पहले, 4 साल पहले की इमरान खान हुकूमत को भी ब्लेम नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून का मसला यह है कि उनके पास 2 ही चीजें हैं, एक तो इस तरह के बयानात हैं और दूसरा ये है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई तीसरा नुक्ता है नहीं। तो ये इसी हाइपोथेसिस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और मियाँ साहब को एक तसल्ली है कि मैंने आ जाना, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। और नज़ीर लगाई साहब से इस ब्रेक के बाद सवाल करना है, एमक्यूएम कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? क्या किसी जलसे से मना है, किसी धरने से मना है, किसी रैली से मना है, किसी कन्वेंशन से मना है, किस चीज़ से मना है और किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? हर गवर्नमेंट के साथ मुत्तसिल रहती है। बड़ा आम सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बोलो में एक बार फिर से खुशामदीद। नज़ीर लगाई साहब बताइएगा, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, जी हाँ, मुझे नहीं लगता कहीं से पीपल्स पार्टी को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड में किसी किस्म की कोई रुकावट है। बिलावल इस वक्त सिंध से पंजाब, पंजाब से लाहौर और लाहौर से फिर इंटीरियर पंजाब के अंदर वो दाखिल हो चुके हुए हैं, रोज़ कन्वेंशन कर रहे हैं, बहन भी उनकी मुकम्मल तौर पर लॉन्च हो चुकी हुई है। फिर क्या कदगन है? इसी तरह मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून अपने वालिद की वापसी की तैयारी करते हैं, हर जगह कन्वेंशन भी कर रही हैं, आज भी कर रही हैं और बड़ी भरपूर तरीके से तैयारी हो रही है। और लेवल प्लेइंग फील्ड भी ये लोग मांग रहे हैं, हालांकि जिसको मांगना है वो बेचारा कटहरे के अंदर खड़े हुए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मारना जो है वो लगता अजीब है, हैरत अंगेज भी लगता है कि क्या आपको चाहिए। यानी सहूलतकारी चाहते हैं कि आपको सीटें दे दी जाएं, जिस तरह माजी में होता रहा है कि सीटें मखसूस करके दे दी जाती रही हैं और ये कहा जाता रहा है कि ये सीटें फलां पार्टी को, ये पार्टी इलेक्शन, इस तरह का इलेक्शन मांगते हैं जिसमें जो है वो इलेक्शन ना हो बल्कि सिलेक्शन हो और जिसमें जो है वो इलेक्शन कराया ना जाए बल्कि इलेक्शन बनाया जाए। इस तरह का इलेक्शन चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह के इलेक्शन में जाना किसी भी जमात के लिए फायदेमंद होगा या आवाम के लिए कोई डिलीवरी होगी उससे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार चाहिए और इस तरह चाहिए, इस आर्जी अबूरी हुकूमत में चाहिए, तो ये उसके लिए अफसोसनाक होगा, उसके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा, उसके लिए खराब होगा कि अगर वो इक़्तिदार में जाना चाहे और ये इस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे कि जिस तरह 2-3 वजीर जो हैं उनके शामिल किए जाएं, इस तरह से 2-3 वजीर हमारे शामिल कर दिए जाएं, तो ये बात मांगना ही अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बराबर होगा। उसमें मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं होगी। और जहां तक एमक्यूएम की बात है, एक पार्टी जो वाज़ेह तौर पर इक़्तिदार में इस वक्त मौजूद है वो तो एमक्यूएम है। इस सूबे के गवर्नर एमक्यूएम की मीटिंग में जाते, उसका हिस्सा है और वो एमक्यूएम के एक लीडर के तौर पर, एमक्यूएम के एक रहनुमा के तौर पर वहां उनके मीटिंग में मौजूद होते हैं, उनके प्रोग्राम में भी मौजूद होते हैं। और वो इस तरह के जाकर प्रोग्रामों के आज भी एक फटा हो रहा था जिसमें कुछ बदमजगी पैदा हुई है, उसमें भी गवर्नर साहब मौजूद थे, जिसकी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो एक तो यह है कि मौजूद एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये होना चाहिए कि अगर गवर्नर आता है तो चीफ मिनिस्टर इस तरह किसी और का होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का गवर्नर बनाया जाए या किसी और जमात का या जीडीए का या किसी और का गवर्नर या चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना एमक्यूएम का तो हैरत अंगेज भी है और हमें समझ में नहीं आता है। जहां तक जाहिर असल बात तो ये है कि अब कौन इसमें जाएगा इलेक्शन में। अगर ये कोई सोच रहा है कि जनाब मेरी शक्ल देखकर वोट देंगे लोग,
वोट अपने पेट को लोग वोट देंगे, सिर्फ पेट के लिए उनकी परेशानियां हैं, उनको बिजली की परेशानी है, उनको गैस की परेशानी है, उनको महंगाई की परेशानी है, वो आटा नहीं खरीद सकते, वो चीनी नहीं खरीद सकते, वो बच्चों का दूध। अच्छा लगारी साहब, आपकी बातों से अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है सहूलतकारी। ये जमातें सहूलतकारी मांग रही हैं क्योंकि कुछ डिलीवर मजबूरी से नहीं कर सके ना, ये 16-17 महीनों में अवाम को कोई ऐसा रिलीफ नहीं दे सके, कोई सुकून का सांस नहीं दे सके। ये सहूलतकारी तो नहीं मांग रही? मुझे 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 ये लग रहा है कि जिन लोगों ने इक़्तिदार में शराकत की थी, अब वो अपने आप को उससे जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इक़्तिदार में साथ रहे हैं, उसके नतीजे भी आप साथ ही भुगते हैं, और ये देखें कि जो कुछ भी हुआ था उसमें जिसका जो हिस्सा था उसी हिसाब से उसको मिलेगा। ये नहीं, और फिर ये कि मियां शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक अच्छे मैनेजर थे, और एक अच्छी चीजों को मैनेज करके इकनॉमिक मैनेज नहीं कर सके, और वो जो भेजे गए तेलंगाना से जनाब हमारे साथ डार साहब, वो डिलीवर नहीं कर सके। सीधी बात है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो नुक्ता इस्माइल की उनके ऊपर तनकीद थी, वो आज तो ठीक लग रही है कि वो ठीक तनकीद कर रहे थे कि इस्लाम मैनेज करना ठीक नहीं है, डॉलर को नहीं रोक सके वो। अब पेट्रोल जो है इस जगह पर जहां पहुंचा है, यहाँ नवाज शरीफ ठीक है, यानी शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम मुकम्मल तौर पर फेल है। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है इसहाक डार साहब क्यों नहीं डिलीवर कर सके? इंटेंशन नहीं थी? शहबाज शरीफ साहब का यही गोल था कि पाकिस्तान को रिलीफ देना है, अपनी सियासत को कुर्बान करना है, रियासत को बचाना है। क्या वो उसमें कामयाब रहे कि नहीं? उनके गोल्स कुछ और थे, कोई केसेस वगैरह, ये सब चीजें। आपको क्या लगता है? आई थिंक ये जो सारी चीज आप सिनारियो देख रहे हैं, नो, मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसहाक डार की इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, ठीक थी, और वो करना चाहते थे, लेकिन जिस आपने पॉट में उनको डाला था वो पहले ही गर्म था, और उस गरमाई के अंदर आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट पे आके ये लोग फंस गए। अब बात साहब, उनको दावत तो नहीं दी थी ना इसहाक डार साहब ने? इसहाक डार साहब को किसी ने दावत नहीं थी आप आ जाएं, तो फिर कहां से आए वो? तो मैं वही तो कह रहा हूं, फिर मैं वही तो कह रहा हूं, जब उनको दावत ही नहीं दी थी, मैं वही तो कह रहा हूं, उनके पास केसेस भी थे। जी बिल्कुल, वो केसेस भी खत्म हुए सारे। देखे ना सलमान, उनके ऊपर केसेस डाले हुए थे, और सारे फिक्टिशियस केसेस थे। आप किसी टॉप बिजनेसमैन को पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है उससे बात करके पूछ लो, वो आपको बता देगा इसहाक डार के मुतालिक। पूछ ले, मियां मंशा से पूछ ले, अकील डैडी से पूछ ले, सबसे पूछ ले, वो आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन है राइजेस, हम परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, और जो सही चीज होती है, अब फॉर एग्जांपल वो अगर आपको याद है कि जी वो क्या कहते हैं, मुल्क संवारो, कर्ज उतारो एंड ऑल दैट, सारा आपने मलबा किस पर डाला हुआ था? इसहाक डार पे। और भाई इसहाक डार तो पिक्चर में थे, सरताज अजीज था बंदा, लेकिन परसेप्शन आपने इसहाक डार की डाल दी थी। सर मीर साहब मैं आपसे कतई बहस बराए बहस नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ ये मानना है कि तो इसहाक डार साहब क्यों आए? उनको अंदाजा नहीं था कि ये सब है। दूसरी चीज ये कि इसहाक डार साहब मिफ्ता साहब को करके आए, उससे पहले बाकायदा तौर पर यह साबित कर दिया कि मिफ्ता साहब फेल हैं। जब 16-17 महीने में इस तरह का कोई काम ही नहीं करना था, जब खुर्रम दस्तगीर साहब जैसे अफराद ये कह रहे हैं कि हमारे हुकूमत पे आने की वजह एक अहम तरीन तैनाती है, डेफिनेटली आर्मी चीफ की तैनाती है। उसके बाद इशारा कनाए में यहाँ तक बोल दिया गया कि भाई हम नए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं उनसे मुतल्लिक है, फिर कुछ और तैनातियाँ, ये सारी बड़ी वजूहात है। जब ये सब चीज़ें भी आपके सामने हैं, फिर आपको समझ आती है कि इनका फोकस इस तरफ था कि नहीं, कुछ और, कुछ करंट इस तरह के मामला थे जिसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना वो ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए, जो जमात 3 दफा हिट हुई हो जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से और आर्मी से, तो वो जमात जो होती है बड़ी केयरफुल होती है और हेसिटेंट होती है। पीएमएलएन, अब जब ऑब्वियसली जब ये लोग आए पीएमएलएन कि हम कुछ करेंगे, आई एम श्योर दे वुड वांटेड टू डू समथिंग, बट दे कुडंट डिलीवर जो कि पीपल एक्सपेक्ट कर रहे थे 16 महीनों के अंदर। अब साथ साथ उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल पे भी रखना था। सर्वाइवल मोड में आपने क्या किया? आर्मी चीफ को भी इंडक्ट कर दिया फाइनेंशियल कमेटी के अंदर। द क्वेश्चन इज कि आपने उनको भी साथ रख लिया, तो ये साथ साथ चले, सो प्रोबेबली दे नो व्हाट द रियल सिचुएशन इज, एंड प्रोबेबली दे मे नॉट बी मिसगाइडेड। जो कि दूसरे पॉलिटिशियंस आते हैं फिर इधर नंबर 4 गेट पे खड़े होकर बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये सब फिर मुकबर बन जाते हैं। और मुकबर बनते हैं, फिर फौज जो है वो एक ऐसा डिसीजन ले लेती है कि बाद में सब कहते हैं पहले शुरू में ये तो बहुत अच्छा था, और जब वो बात चलती है आगे, नहीं ये तो बहुत बुरा था। हमें या तो डेमोक्रेसी की तरफ चले और टोटल डेमोक्रेसी फेलियर लेके आए, उसमें फौज को मत इन्वॉल्व करो। ये जो अब आपने आर्मी चीफ को किया हुआ इन्वॉल्व कि हाँ जी वो जाए आपके लिए पैसे मांगे, दैट इज नॉट हिज जॉब। हिज जॉब इज टू लीड द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस।
अब आप उनको यहाँ भी मुलव्वस कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फेलियर है, और आज की हुकूमत ही ऑल अराउंड। सर डिलीवर भी तो वही कर रहे हैं ना सर, डिलीवर भी तो एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ ही कर रही है ना। आप देखें 2 हफ्तों के अंदर $35 नीचे चला गया। 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान में स्मगलिंग कितनी कम हुई। 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान में बिजली के तकरीबन 35-40 अरब रुपए की चोरी पकड़ी गई। ये इससे पहले सागडार साहब को नहीं पता था इस बात का, इससे पहले पीटीआई को नहीं पता था इस बात का। बिल्कुल आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना तीतर बनो ना बटेर बनो, मार्शल लॉ ले आओ, फिर उसके तहत काम करो। देखो ना, अब हम कवर कर रहे हैं डेमोक्रेसी अंडर द कवर ऑफ द मिलिट्री। हम इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, झूठ बोलने की क्या बात है। अब आपने सही बात की है, ये फौज पीछे से डंडा देती है, आपकी स्मगलिंग भी चेक हो जाती है, आपके जो इधर उधर के जो नेफेरियस एक्टिविटीज है वो भी चेक हो जाती हैं। तो फिर आपका अगेन सिविलियन फेलियर है ना यहाँ। आप इसको भी तो स्टडी करें। So why is it, whether it is in interim government or an elected government, why do they fail? Disaster होते हैं, फौज आपके पास आती है, earthquake होते हैं, ये आते हैं, flood होते हैं, ये आते हैं, हर चीज होती है, आप इनको लेके आते हैं। Where are you? Where is your civil defense? Where are your other natural resources के जो काउंटर करने के measures हैं? These are our political failures. हम इदारों को आपकी पुलिस खराब क्यों है? Because आपने उसको politicize किया हुआ है। Simple as that. फौज इसलिए आती है, वो पोलिटिसाइज नहीं होती, आप उसको खींच के अंदर ले आते हो। फिर सबसे पहले टारगेट क्या मिलता है? कमर जावेद बाजवा। फिर क्या मिलता है? कोई और जनरल मिल जाता है। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि ये आज के आर्मी चीफ जब कल जाएंगे उनके साथ भी यही हाल होगा। सर टारगेट तो मिल जाता है, मगर टारगेट अचीव करने के अंदर इतनी इनमें ताकत है नहीं है ना, क्योंकि इसीलिए सब महज नारा ही होगा। नो, ये कोई ताकत नहीं है। अभी आपने पहले बात की कमर जावेद बाजवा कर ले ट्रायल, दूसरे जनरल्स का कर ले ट्रायल। और फौज जो होती है अपने साथ, वो अपने कॉमरेड्स को नहीं छोड़ती है। ये जजेस का भी यही हाल है, ये नहीं छोड़ते हैं। द क्वेश्चन इज, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना वो खिचड़ी बन गई है, हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं। पीडीएम के अलायंस देख लो, आज खत्म हुई है तो क्या हो गया, आपके सामने सब कुछ। ठीक है, मैं माजिद निजामी साहब आपसे सवाल करूंगा कि इस मौके पर जब हम देख रहे हैं कि पिछले 16 महीने की हुकूमत, अगर उससे पिछले 3.5 साल की हुकूमत अगर ये तमाम मामलों को डिलीवर नहीं कर पाई, तो एक जस्टिफिकेशन है कि शायद उनके अंदर अहलियत नहीं थी। ये अहलियत दरअसल किनके पास है, और इस वक्त करंट सिनेरियो में वो किस हद तक कामयाब नजर आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आपसे ये सवाल करता हूँ। वेलकम बैक। माजिद निजामी साहब, मैं अभी पीजे मीर से साहब से भी बात कर रहा था ब्रेक से पहले कि भाई असल काम तो डॉलर कम करना था, हमने देख लिया 35 रुपये कम हो गया 2 हफ्तों के अंदर। असल काम बिजली की चोरी थी जिसको रोकना था, तकरीबन 40 अरब रुपए की 10-15 दिन के अंदर बिजली चोरी रोक ली गई, और बड़े बड़े MNAs, MPs, डेरेदार सारे माशाल्लाह उसके अंदर निकले, और छोटे जितने भी यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा बिलों की वजह से हार्ट अटैक हो, कई मर भी गए हैं, ज़्यादा बिल दे के कई लोग मर भी गए हैं। तो असल काम तो ये फ़ौज कर रही है। असल काम आर्मी चीफ की, जिनकी ड्यूटी नहीं थी उनकी ड्यूटी लगाई गई। असल काम स्मगलिंग, आप तुरखम देखें, आप ये देखें तुरखम बंद हुआ तो पाकिस्तान में स्मगलिंग को कितना ज़्यादा हुआ। आप देख रहे हैं ईरान से आया हुआ तेल जो है वो जगह जगह पकड़ा जा रहा है। क्या इससे पहले, मेरा ये खुल के साथ, क्या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था ये सब हो रहा है? चले, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त वो कार्रवाई बहुत अच्छी कर रहा है, तो क्या इससे पहले इसहाक डार साहब को नहीं पता था, मिफ्ता इस्माइल को नहीं पता था, इमरान खान साहब को नहीं पता था? ये अब क्यों हो रहा है? हमें किसको इजाजत दी गई पाकिस्तान को इस तरह दीमक की तरह चाटने की? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस पूरे थीसिस से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि मेरे ख्याल में कॉस्मेटिक्स हैं, ये कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिनसे अखबारी सुर्खियां और टीवी की हेडलाइंस तो बन जाएंगी, लेकिन पाकिस्तानी मईशत का जो मसला है वो जूं का तूं खड़ा है। अगर हम बिजली चोरी की बात करें तो उसके अंदर ये 6 छापे मारने से मसला नहीं हल होगा। 550 अरब रुपए के आसपास का मसला है, तो उसको हल करने के लिए संजीदा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, जिसके लिए सियासत का गैर यकीनीपन खत्म करना होगा। इसी तरह डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए 10-15 रुपए का फर्क तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का जो तवाजुन है वो दुरुस्त नहीं है। जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा, आपकी मुल्की मईशत बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर परफॉर्म नहीं। निजामी साहब, हमारा डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, एक्सपोर्ट करके नहीं जा रहा, जिस्मों पे बांध के जा रहा है। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ क्या ताल्लुक है जो हम अफगानिस्तान की इकोनॉमी को जो खड़ा कर रहे हैं अपने डॉलर के ऊपर? तो वो क्या रियासत की मर्जी के बगैर हो सकता है? वो मैं यही तो मेरा सवाल था। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि ये अखबारी सुर्खियां और टीवी हेडलाइंस तो हो सकती हैं, ये मसले का हल नहीं है।
इसमें वाह वाह की आवाजें तो आपको सुनने को मिल सकती हैं कि जी बहुत कमाल हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन मुल्की मईशत का हल ये नहीं है। उसके लिए संजीदा और लॉन्ग टर्म इक़दाम की जरूरत है, जो इस वक्त कोई नहीं कर रहा। तो जब तक उन पे तवज्जो नहीं दी जाएगी तो ये शाबाशी और वाह वाह से मुल्की मईशत नहीं चलेगी। ठीक है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, ये संजीदा इकदाम कौन करेगा? किसकी सवाबदीद होनी चाहिए? पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या हुकूमतें दे के देख लिया, नून लीग को भी हुकूमत क्या हुकूमतें दे के देख लिया, इमरान खान साहब भी चेक हो गए। ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा और किस तरीके से होगा? कोई हल तलब जिससे ऐसा कोई इशारा दें कि शायद इनकी आंखों में के सामने जो जाला है वो कम से कम उतर जाए। नहीं, मसला ये है कि ताकत का मरकज कहाँ है, ताकत कहाँ पर है? आपके पास सियासी जो लोग आते हैं इनके पास कितनी ताकत होती है, ये कितने ताकतवर होते हैं? इनके पास इक़्तिदार जब आता है, जब ये वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं या जब ये काबीना में आकर शामिल होते हैं, तो इनके पास अख्तियारात क्या हैं, उनके पास इक़्तिदार कितना होता है? ये जाकर कोई चीज कर सकते हैं ऐसी जिसको कहा जाए कि ये बुनियादी तब्दीली में काम कर सकते हैं क्या? अब ये सवाल तो जाहिर है ये करने का है, हम यहाँ ये सवाल उठा नहीं सकते हैं, ना तो पीजी मेयर साहब ना निजामी साहब इस सवाल को उठा सकेंगे, लेकिन ये सवाल तो होगा ना, ये कैसे जा रहा है? यानी हमारे सामने ट्रक जा रहे हैं आटे के, ट्रक जा रहे हैं गंदम के, ट्रक जा रहे हैं चीनी के, और रोजाना सैकड़ों ट्रक गुजर रहे हैं और सरहद की तरफ जा रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? जाकर लगाते हैं नवाज शरीफ को आगे खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाए भाई आगे जाकर आप रोके इनको। शहबाज शरीफ जाएं, आसिफ अली जरदारी जाएं, जाकर रोके, इमरान खान को खड़ा करते हैं कि जाए रोकें इनको। ये क्यों जा रहे हैं भाई? इदारे रोकते हैं ना, जिनकी जिम्मेदारी है वो रोकते हैं ना, जिनके पास कंट्रोल है वो रोकते हैं ना, जिनको रास्तों का पता है वो रोकते हैं ना, जिनको रास्ते मालूम है वो रोकते हैं ना, जो गुजरगाहें बनी हुई हैं, जो रास्ते बने हुए हैं जहां से जाकर ये सारी संगलंग होती है, कोई ना कोई तो करता है ना। अच्छा चले जी, माफिया करती है तो माफिया जो है, शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, वक्त कम है। बाजी निजामी साहब, आप सबकी गुफ्तगू से इतना अंदाजा हुआ कि कुछ भी कर लें, सियासी निज़ाम की मजबूती रिक्वायर्ड है इस वक्त पाकिस्तान को। ये जितना मजबूत होगा उतने ही दावतनामे कम होंगे, उतने ही उन मामलात में फौज और इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है कम होगी, जितना आप खुद मजबूत होंगे। आप जितने कमज़ोर होंगे और उन तमाम सुराखों को भरने के लिए फिर आपको इदारों की ताकत की ज़रूरत होगी। अगर ये एक पेज पर हैं तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। प्रोग्राम बोलो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।